नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों को मापने वाले दृष्टिकोण की। आज हम चर्चा करेंगे तौसिक के दृष्टिकोण की। तो तौसिक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ को व्यापारिक देशों की आय में वृद्धि के द्वारा मापने की कोशिश करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो व्यापारिक देश हैं उनकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने बताया कि व्यापार से निर्यात उद्योग में विस्तार आता है और नियोक्ता जो है इस उद्योग में अधिक श्रमिकों को अवशोषित करने के लिए उच्च मजदूरी की पेशकश करना शुरू कर देते हैं। इससे अन्य उद्योगों में धन मजदूरी में वृद्धि होती है, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होती है, अन्यथा उनमें अक्षमता का संचय होने लगेगा। यह धन या आय में वृद्धि या मौद्रिक आय में सामान्य वृद्धि का संकेत देता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में जन सामान्य मजदूरी या सामान्य श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होती है। और व्यापार के कारण आय का एक उच्च स्तर इस देश के लोगों को, यानी कि व्यापार के फलस्वरूप लोगों के आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उन लोगों के घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं भी और आयातित वस्तुओं और सेवाओं दोनों की बड़ी मात्रा में खरीद करने में सक्षम हो जाते हैं और इससे उनका जो कल्याण है वो उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि उनके कल्याण में बहुत वृद्धि होती है। तो ये तौसिक का दृष्टिकोण है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण या मॉडर्न अप्रोच। तो आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत दो प्रकार के लाभ लाती है। पहला है विनिमय से लाभ और दूसरा है विशिष्टीकरण से लाभ। ये दोनों लाभ एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ को व्यक्त करते हैं। जब व्यापार शुरू होता है तो उपभोक्ता संतुष्टि के एक उच्च स्तर का आनंद लेते हैं, आंशिक रूप से व्यापार की शर्तों में सुधार के कारण और एक आंशिक रूप से देश के आर्थिक संसाधनों के उपयोग में अधिक विशिष्टीकरण के कारण। तो दो कारण होते हैं, एक व्यापार की शर्तों में सुधार होता है और एक विशिष्टीकरण के कारण। तो व्यापार से होने वाले इस दो प्रकार के लाभों को चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। तो आप चित्र देखें 3.3, उसमें है एक्स कमोडिटी को क्षैतिज अक्ष या ओ एक्स पर लिया गया है, वाई कमोडिटी को ऊर्ध्वाधर या वाई एक्स पर लिया गया है। ए जो है उत्पादन संभावना वक्र है, A1, और P0 घरेलू मूल्य अनुपात रेखा है। जो P0 है वो घरेलू मूल्य अनुपात रेखा है। यह उत्पादन संभावना वक्र को ई बिंदु पर स्पर्श करती है। इस प्रकार ई व्यापार के अभाव में या ऑर्डर की स्थिति के अंदर ई बिंदु पर उत्पादन संतुलन का बिंदु भी है और ई उपभोग का संतुलन का बिंदु भी है, क्योंकि P0 बिंदु इस बिंदु पर सामुदायिक उदासीनता वक्र I1 की स्पर्श रेखा है, यानी कि ई बिंदु के ऊपर ही जो P0 है वो I1 जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, सामुदायिक उदासीनता वक्र है, उसको भी स्पर्श करती है। तो यही इसका उपभोग संतुलन बिंदु और यही इसका उत्पादन संतुलन बिंदु है। लेकिन जब व्यापार शुरू होता है तो P1 अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा है, P1 जो उत्पादन संभावना वक्र को F बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ F जो बिंदु है वो उत्पादन का संतुलन बिंदु हो गया उस देश के लिए, और इस P1 रेखा पर जो समुदाय उदासीनता वक्र स्पर्श करता है वो I3 है, जो कि C1 बिंदु पर इसको स्पर्श करता है। तो यहाँ जो C1 बिंदु हो गया वो हो गया उपभोग का संतुलन बिंदु। तो ये C1 कैसे प्राप्त किया जाता है? F से D1F X की मात्रा जो है वो निर्यात की जाती है और D1C1 मात्रा है Y की, वो उसके बदले में आयात की जाती है। तो ये Y की मात्रा जो है D1C1 तो आयात की जाती है और D1F X की मात्रा निर्यात की जाती है बदले में। तो इस प्रकार से इसका संतुलन C1 पर उपभोग का और F पर व्यापार का संतुलन होता है। तो व्यापार से देश में दो प्रकार के लाभ होते हैं, दो प्रकार की गतियाँ हुई हैं। पहला है, अगर ई बिंदु से P1 के समानांतर EP2 रेखा खींची जाए तो उसका संतुलन बिंदु उपभोग का आ रहा है C पर, जो कि I2 कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के स्पर्श बिंदु पर होता है। तो E से C तक जाता है वो, प्रोडक्शन इसका ई पर ही रहता है लेकिन कंजम्पशन सी पे चला जाता है। तो उस स्थिति में ये DE जो मात्रा एक्स की है वो निर्यात कर रहा है और DC मात्रा जो है आयात कर रहा है वाई की। तो ये जो केवल विनिमय की स्थिति है, उत्पादन बदला नहीं है लेकिन विनिमय किया जा रहा है, तो ये केवल विनिमय से प्राप्त लाभ कहा जाएगा ई से सी तक। और फिर अगर सी से वापस वो
C1 तक जाता है तो वो है विशिष्टीकरण के कारण, क्योंकि उत्पादन के साथ उत्पादन के संसाधनों का विशिष्टीकरण किया जा रहा है और वो X वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहा है, Y वस्तु का उत्पादन घटा रहा है, क्योंकि वो E से F पर जा रहा है। तो ये दो हिस्से हो गए एक ट्रेड से लाभ के। जो E से C तक जाता है वो तो हो गया विनिमय से प्राप्त लाभ, और C से C1 तक जा रहा है वो हो गया इसका विशिष्टीकरण से प्राप्त लाभ। किसके फलस्वरूप? व्यापार के फलस्वरूप। तो हम इनको वापस से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उत्पादन बिंदु E से F में बदलेगा। ये X कमोडिटी के उत्पादन में विशिष्टीकरण और कारक उपयोग में या साधन उपयोग में विशिष्टीकरण के कारण होगा। इसे उत्पादन प्रभाव कहा जा सकता है। दूसरा जो है खपत का बिंदु उच्च उदासीनता वक्र I3 पर I1 से C1 पर बदलता है, यानी कि उदासीनता वक्र पहले I1 था, अब वो I3 पे पहुंच गया और उस पर कौन सा बिंदु है? C1। इसका मतलब है कि वस्तुओं की संतुष्टि में वृद्धि हो रही है, उसके उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि हो रही है, वो ऊंचे उत्पादकता वक्र या संतुष्टि वक्र पर चला गया है। इसको उपभोग प्रभाव कहा जा सकता है। तो दो प्रभाव हो गए, उत्पादन प्रभाव यानी कि C से वो E से F पे गया तो उत्पादन बढ़ाया X का और Y का कम किया तो ये उत्पादन प्रभाव हो गया, और उपभोग प्रभाव में C1 I1 से I3 पे चला गया, ये उपभोग प्रभाव हो गया। तो दोनों एक साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को प्रकट करते हैं। अब यदि लाइन P2E को मूल संतुलन स्थिति E से P1 के समांतर खींचा जाता है तो ये दर्शाता है कि उत्पादन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उपभोग संतुलन E से C तक उच्च सामुदायिक उदासीनता वक्र I2 पर चले जाता है। इस स्थिति में Y की CD मात्रा को Y की निम्न अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर आयात किया जाता है और Y की मात्रा CD की विनिमय में निर्यात की गई X कमोडिटी की मात्रा DE होती है। यद्यपि उत्पादन बिंदु E पर समान है, लेकिन खपत संतुलन में E से C तक परिवर्तन व्यापार से लाभ को दर्शाता है। ये विनिमय से होने वाले व्यापार की लाभ की बताता है, यानी कि जो एक्सचेंज बेनिफिट ऑफ ट्रेड है। व्यापार के बाद उत्पादन अगर हम देखें तो उत्पादन संतुलन A की उत्पादन संभावना वक्र E से F पर परिवर्तित हो जा रहा है और संतुलन बदलाव के साथ C1 पर स्थापित हो जा रहा है। इस स्थिति में C1 D1 मात्रा Y का आयात किया जाता है और X का D1 F मात्रा निर्यात की जाती है। व्यापार के बाद उत्पादन में विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप C से C1 तक उपभोग संतुलन में बदलाव विशिष्टीकरण से व्यापार लाभ को प्रकट करता है। इस प्रकार व्यापार से कुल लाभ में विनिमय से लाभ और विशिष्टीकरण से लाभ को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। व्यापार से कुल लाभ को E से C1 तक परिवर्तन से मापा जा सकता है। ये परिवर्तन दो चरणों में होगा। E से C तक की गति विनिमय के माध्यम से और C से C1 तक की गति विशिष्टीकरण के माध्यम से प्राप्त लाभ के रूप में है। अब हम देखते हैं छोटे और बड़े देशों को व्यापार से लाभ प्राप्त होने में किस तरह की भिन्नताएं होती हैं। HR हेलर ने चर्चा की कि सतत अवसर लागत यानी कि स्थिर अवसर लागत और व्यापार की अपरिवर्तित शर्तों के तहत बड़े देश को व्यापार से कोई लाभ नहीं मिलता है और पूरे व्यापार लाभ छोटे देश को प्राप्त हो जाते हैं। तो दो स्थितियों की बात कर रहा है, स्थिर अवसर लागत और व्यापार की अपरिवर्तित शर्तें, यानी कि व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रहें और सतत या स्थिर लागतों वाली दशाओं में सारे लाभ छोटे देश को मिल जाते हैं, बड़े देश को कोई बेनिफिट ट्रेड का नहीं मिलता है। और इसको हम चित्र की सहायता से देख सकते हैं। पहला जो चित्र दे रखा है वो देश ए के लिए है 13.41। तो इसमें एक बड़े देश ए के लिए बताया गया है जहाँ स्थिर लागतों की शर्तों के तहत उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में A1 खींचा गया है। व्यापार की अनुपस्थिति में खपत बिंदु और उपभोग बिंदु खपत और उत्पादन बिंदु R पर होता है, जहाँ पर कि आपका कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व I और जो A1 है उसके स्पर्श बिंदु है। व्यापार होने के बाद देश A के लिए व्यापार की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होता है और ये A11 ही बनी रहती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुपात रेखा के बराबर है। हालांकि यह देश अपने उत्पादन पैटर्न को इस प्रकार से संशोधित करेगा कि कुछ आयात देश B से किए जाते हैं, यानी कि ये अपने उत्पादन को संशोधित करेगा और R से P बिंदु पे चले जाएगा, जहाँ पे ये PS मात्रा जो है X की आयात करेगा और SR मात्रा है Y की वो निर्यात करेगा। तो इस स्थिति में देश B के किए जाएगा तो P पर स्थानांतरित करने का निर्णय ले सकता है। X की PS मात्रा का निर्यात करेगा और Y की SR मात्रा का आयात कर सकता है। तो व्यापार की शर्तों के देश A के लिए अपरिवर्तित रहने से व्यापार से कोई भी लाभ हासिल करने में विफल रहता है। अब देखते हैं दूसरे देश छोटे देश में।
तो छोटे देश बी के लिए उत्पादन संभावना वक्र या घरेलू लागत अनुपात लाइन स्थिर लागत की स्थिति में B1 है। समुदाय उदासीनता वक्र I1 के साथ इसकी स्पर्श रेखा बनने से पता चलता है कि व्यापार के अभाव में इस देश में उत्पादन और खपत संतुलन R1 पर होता है। लेकिन व्यापार शुरू होने के साथ ये देश पूरी तरह से वाई कमोडिटी के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुपात रेखा B2 है जो कि A1 के समानांतर है। देश B2 पर उत्पादन करता है, देश B जो है वो B बिंदु पर उत्पादन करता है और खपत बिंदु संतुलन इसके R2 पर होता है, जहाँ पे इसका दूसरा I2 जो है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व विश्वव्यापी या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी अनुपात रेखा मूल्य अनुपात रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा के रूप में होता है। इसलिए व्यापार के बाद यह है Y वस्तु का TR2 मात्रा निर्यात करेगा और X वस्तु की BT मात्रा बदले में आयात करेगा। इस तरह से देश बी में R1 से R2 तक का परिवर्तन विशिष्टीकरण विनिमय के लाभ को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से छोटे देश बी, चूँकि ये देश X कमोडिटी का कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर आयात करने में सक्षम होता है, इसलिए इसके पक्ष में व्यापार की शर्तें बदल जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि व्यापार से होने वाले लाभ अकेले देश छोटे देश बी को प्राप्त होते हैं और बड़े देश को व्यापार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये जो दोनों स्थितियाँ हैं, क्योंकि इसके लिए व्यापार की शर्तें यानी कि जो डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय रेखाएं हैं वो अलग अलग हैं, जबकि बड़े देश के लिए वो नहीं बदली थी। तो व्यापार की शर्तें बदल गई, इसलिए इसको पूरा लाभ मिल गया और उसको बिल्कुल नहीं मिला। तो ये एक कारण है यहाँ पे कि व्यापार की शर्तों में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको पूरा लाभ छोटे देश को मिला। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार से प्राप्त संभावित और वास्तविक लाभ की। तो दो व्यापारिक देशों ए और बी के लिए व्यापार से संभावित लाभ का निर्धारण दो वस्तुओं यथा X और Y के उत्पादन के घरेलू लागत अनुपात के अंतर के आधार पर किया जाता है कि उन दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन की लागत का अनुपात और उनका अंतर कितना है। तो जो संभावित लाभ होगा वो यानी कि प्रॉफिट GP वो बराबर किसके होगा, CX/CY इन कंट्री ए, यानी कि ए देश में X वस्तु की प्रति इकाई लागत और Y वस्तु की प्रति इकाई लागत का अनुपात माइनस CX/CY इन B, यानी कि देश B के अंदर X वस्तु की प्रति इकाई लागत और Y वस्तु की प्रति इकाई लागत का अनुपात। तो उन दोनों अनुपातों के बीच अंतर जो होगा वो आपका अनुमानित लाभ होगा व्यापार से। तो GP यहाँ संभावित लाभ हो गया, C प्रति इकाई लागत हो गया, X और Y दो वस्तुएं हो गई और A और B दो देश हो गए। इसी प्रकार व्यापार से वास्तविक लाभ दो देशों में दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों के अंतर के द्वारा निकालित किया जाता है, यानी कि उनकी कीमतों के अनुपात के अंतर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऊपर हमने वास्तविक अनुमानित या संभावित लाभ था, अब वास्तविक लाभ GA वो किसके बराबर होगा, तो GA बराबर हो जाएगा PX/PY, यानी कि X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत A देश में माइनस X वस्तु की कीमत बटे Y वस्तु की कीमत B देश में। तो ये दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात A और B देश के अंतर के बराबर हो जाएगा वास्तविक लाभ व्यापार से। तो P कीमतें हैं, GA वास्तविक लाभ है। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार की दशाओं में दोनों देशों में साधन लागत अनुपात और वस्तुओं की कीमतों के अनुपात समान हो जाते हैं। किस दशाओं में, पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार की दशाओं में। तो उस स्थिति में CX/CY जो बराबर हो जाएगा PX/PY के, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो GP बराबर GA हो जाएगा, यानी कि संभावित लाभ जो है वो वास्तविक लाभ के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार टैरिफ और अन्य व्यापार प्रतिबंधों के अनुपस्थित होने पर वास्तविक लाभ और संभावित लाभ बराबर होंगे, लेकिन अगर अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है और टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगे हुए हैं तो प्रत्येक व्यापारिक देश में लागत अनुपात और मूल्य अनुपात में भिन्नता होगी, अंतर उत्पन्न हो जाएंगे। जैसा माना कि मूल्य अनुपात PX/PY लागत अनुपात CX/CY से अधिक होगा, तो उस स्थिति में व्यापार में वास्तविक लाभ संभावित लाभ से अधिक होगा, और अगर इसका विपरीत है तो भी सही होगा। शेष भाग की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।